फ़िनलैंड में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सीजीपीए की। फ़िनलैंड में आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं या नहीं। जो जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड है वो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा। तो फ़िनलैंड के बारे में जो कहा जाता है कि फ़िनलैंड मशहूर है अपनी सर्दी की वजह से, ये बात ठीक है। फ़िनलैंड में काफ़ी सर्दी पड़ती है। अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो है वो काफ़ी ठंड होती है, बीच में बर्फ़ पड़ती है। तो ये 5 से 6 महीने जो होते हैं ये अच्छी खासी सर्दी के होते हैं। लेकिन इस टाइम फ़िनलैंड में ऑटम का सीज़न चल रहा है। आप पत्तों के कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑटम काफ़ी खूबसूरत होता है यहाँ पे। बस ये एक आधा महीना है, इसके बाद ये पत्ते बेचारे झड़ जाएंगे दरख्तों से और उसके बाद फिर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। फिर 4-5 महीने बर्फ़बारी रहेगी और उसके बाद फिर दोबारा से गर्मी आ जाएंगी। लेकिन ये खैर 4-5 महीने का काफ़ी टफ़ टाइम होता है, आसान टाइम नहीं होता, क्योंकि खाली बर्फ़ की बात नहीं है। टेम्परेचर भी जो है वो काफ़ी माइनस में जाता है। दिसंबर का एंड और जो जनवरी का स्टार्ट और मिड है वो काफ़ी एक्सट्रीम विंटर का टाइम है यहाँ पे, जिस सिटी में मैं रहता हूँ तांपरे में, यहाँ पे तकरीबन -25 तक टेम्परेचर जाता है विंटर्स में। अगर आप फ़िनलैंड के नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पे -40, -45 या -50 तक भी जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में जाता है। तो ये 4 से 5 महीने होते हैं जो विंटर के काफ़ी टफ़ हैं, आसान नहीं होते। बट ये है कि ऑटम भी काफ़ी खूबसूरत है और समर तो खूबसूरत होता ही है। जिस 1-1.5 महीने के अंदर ये सारा जो है वाइट हो जाएगा। तो फिर आपको विंटर्स में भी दिखाएंगे कि वाइट विंटर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। ये ऑटम का सीज़न है, जैकेट्स वगैरह सबकी निकल आती हैं बाहर, क्योंकि टेम्परेचर तकरीबन इस टाइम पे 4-5 डिग्री के आसपास है और रात में तो -1 और -2 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये इस टाइम गनीमत है कि सूरज निकला हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग इस टाइम वॉक पे निकले होंगे बाहर, इवन दो कि आपको कोई दाएं बाएं नज़र नहीं आ रहे लोग, लेकिन स्टिल सूरज क्योंकि निकला हुआ है तो लोग कहीं ना कहीं वॉक पे या साइकिलिंग पे निकले होंगे, क्योंकि आगे जाके फिर विंटर्स में ये सूरज तो नसीब नहीं होगा। तो इसलिए स्टिल अभी अगर सूरज निकला है तो आपको इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। फ़िनलैंड एजुकेशन सिस्टम के हवाले से तो मशहूर है ही, लेकिन फ़िनलैंड की जो सर्दी है ये भी काफ़ी मशहूर है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन सीजीपीए के हवाले से है कि फ़िनलैंड में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सीजीपीए की। तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। आपका जो एडमिशन है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका मोटिवेशनल लेटर आता है। तो आपका जो अब सीजीपीए है आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट मोटिवेशनल लेटर स्टिल आपके कंट्रोल में है, क्योंकि जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसके लिए आपने मोटिवेशनल लेटर तो लाजमी लिखना है। तो सीजीपीए जो अब आ गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अपना अच्छा टाइम इन्वेस्ट करें मोटिवेशनल लेटर के ऊपर और वो अच्छे तरीके से लिखें। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आइल्स है, पीटी एकेडमिक है या टोफल है, आप कोशिश करें कि उसमें अच्छा स्कोर लें। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयर से या अपने प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हैं, और अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आप वो लेटर अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा लें, ताकि अगर आपका सीजीपीए कम भी है तो आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सकें और आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल सके। तो कोई एज सच सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका 3 से अगर कम भी है सीजीपीए, क्योंकि मोस्टली मैं पढ़ा था कि लोगों को कंसर्न है कि 3 से कम हो तो एडमिशन और स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा है और आपकी बाकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है तो आपको स्टिल एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फैमिली के साथ मूव होने के बारे में है कि क्या फ़िनलैंड में आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं या नहीं। तो फ़िनलैंड में आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। फैमिली से यहाँ पे बेसिकली मुराद आपका स्पाउस है और आपके बच्चे हैं।
तो अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप अपने बच्चों का और आप अपने स्पाउस का जो रेजिडेंस परमिट है वो आप साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं बेसिकली, या आप साथ ही अप्लाई कर सकते हैं या आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करके फ़िनलैंड आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फ़िनलैंड मूव होना चाहते हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं फैमिली के साथ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, तो आप अपने स्पाउस और आप अपने बच्चों के साथ फ़िनलैंड मूव हो सकते हैं। और इसके अलावा ये पूछा जा रहा है कि एडमिशन कब ओपन होंगे, तो इस हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि जो जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड है वो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा। 3 जनवरी 2024 को जो जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम है फ़िनलैंड का, जिसके थ्रू आप कलेक्टिवली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, वो 3 जनवरी 2024 को स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो सेपरेट एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप सेपरेटली यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो नवंबर और दिसंबर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका स्टार्ट हो जाता है। तो आप जहन में ये रखें कि दिसंबर और जनवरी में एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक फ़नी क्वेश्चन है वो ये है कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर फ़िनलैंड की एम्बेसी है, आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। गूगल बता रहा है कि फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गूगल तो बहुत कुछ बताता है, तो सारी चीज़ें गूगल पे जो लिखी होती हैं लाजमी नहीं है कि वो 100% ठीक हैं। तो कॉन्सुलेट का होना एक जगह पे और उसका वर्किंग करना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी नहीं है। मोस्टली लोग अबू धाबी जाते हैं, पहले नेपाल जाते रहे हैं लोग। तो पाकिस्तान के अंदर फ़िनलैंड की एम्बेसी अभी तक ऑपरेशंस में नहीं आई है। आपको स्टिल अगर रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आउट ऑफ पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको अबू धाबी ही जाना पड़ेगा। तो फ़िनलैंड का जो विज़िट वीज़ा है वो आप पाकिस्तान में रह के अप्लाई कर सकते हैं, जो कि VFS ग्लोबल के थ्रू होता है। लेकिन जो रेजिडेंस परमिट है, आइदर वो स्टडी के लिए है या जॉब के लिए है, उसके लिए अभी पाकिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए। अगर आपको अभी एडमिशन मिलता है तो आप यही कंसिडर करें कि आपको आउट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि फ़िनलैंड की कौन सी सिटीज़ में हमें आना चाहिए या कौन सी जो सिटीज़ हैं उनको टारगेट करना चाहिए कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो ऊसीमा का रीजन है जिसमें हेलसिंकी, एस्पो, वांता है, ये फ़िनलैंड का सेंट्रल रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे मेनली ऑल्तो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है। तो आप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो सेंट्रल रीजन होता है किसी भी मुल्क का, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्कू है जो फ़िनलैंड का पहले कैपिटल होता था, तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ताम्परे का शहर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे ताम्परे यूनिवर्सिटी है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं ये उन रीजन्स में हैं जो कि थोड़े से बड़े शहर हैं फ़िनलैंड के, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली बेहतर हैं बाकी सिटीज़ के। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम के बाद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ जिसमें जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।